हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुगल शासन व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मुगल शासन व्यवस्था। मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। मुगल काल में जो मंत्री परिषद होती थी, जिसमें राजा और अन्य मंत्री होते थे, उन सभी के समूह को मंत्री परिषद कहा जाता था। तो उसी मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था मुगल काल में। बाबर के शासन काल में वजीर का पद काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था। वजीर जो होता था सुल्तान के यानी शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद होता था। और बाबर जब मुगल वंश की स्थापना करता है, शासक बनता है, तो उसके काल में वजीर का जो पद था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। यानी इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी दी गई थी। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील होता था। सम्राट के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थी जो उनके कार्यों को संचालित करता था वो वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र, उस-सद्र एवं मीर समन में विभाजित किया था। लेकिन वकील के जो कर्तव्य थे अकबर के शासनकाल में कई पार्ट में विभाजित कर दिया, जैसे दीवान, मीर बख्शी, सद्र, उस-सद्र एवं मीर समन में विभाजित किया था। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था। औरंगजेब के समय में असद खान नाम के जो व्यक्ति था वो सबसे लंबे समय यानी 31 वर्ष तक दीवान के पद पर कार्य किया था। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल जाता था। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब तक मीर बख्शी पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते थे और उस पत्र का नाम था सरखत, तो जब मीर बख्शी उस सरखत पद पर हस्ताक्षर कर देता था तो सेना को वेतन मिल जाता था। तो मीर बख्शी का पद बहुत ही महत्वपूर्ण था सेना की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। सद्र का जो पोस्ट होता था वो न्याय विभाग यानी काजी, न्यायाधीश को कहा जाता था, न्यायाधीश का कार्य करता था। लगानहीन भूमि को मदद ए मासा, लगानहीन जिस भूमि पर लगान नहीं लगाए जाते थे, टैक्स नहीं लगाए जाते थे, उसको मदद ए मासा कहा जाता था। और उसका निरीक्षण, लगानहीन भूमि का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान मीर समा कहलाता था। सम्राट जो होता था, शासक जो होता था, उनके घरेलू विभाग का जो मुखिया होता था उसको मीर समा कहा जाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। दिल्ली सल्तनत काल में भी और उससे पहले आप प्राचीन काल में भी जाएंगे तो विभिन्न जो वंश शासन किए हैं तो सभी के शासनकाल में गुप्तचर विभाग था। उसी प्रकार से मुगल काल में भी गुप्तचर विभाग था और सूचना और गुप्तचर विभाग की जो मुखिया होता था उसको दरोगा ए डाक चौकी कहा जाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना आम जनता के दुष्चरिता को बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। शरीयत के प्रतिकूल यानी जो नियम था उसके जो विरुद्ध जाकर के कार्य करने वाले लोग थे उनको रोकना, आम जनता के दुष्चरिता से बचाने का कार्य और आम जनता जो गलत कार्य करते थे उनको रोकने का कार्य, ये सब जिम्मेदारी मुहतसिब नामक अधिकारी को दिया गया था। आगे है प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में और सूबों का सरकार में और सरकार का परगने या महाल में और महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर का ग्राम में बटे थे। सीक्वेंस में याद रखेंगे, साम्राज्य बटा हुआ था सूबों में और सूबा बटा था सरकार में, सरकार बटा था परगना में और परगना बटा था जिला या दस्तूर कहिए और दस्तूर बटा था गांव में। तो इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, सबसे निचले स्तर की जो प्रशासन थी वो ग्राम थी। और इस प्रकार की व्यवस्था आप दिल्ली सल्तनत काल में भी देखेंगे, जिसे माबाद या दीह कहते थे। ग्राम जो होता था उसे माबदा कहते थे या दीह कहते थे। माबदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था और माबदा के अंतर्गत जो छोटी छोटी बस्तियाँ होती थी, गाँव होती थी, उसको नागला कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बिबिक्ची, बिबिक्ची एक पद था मुगल काल में जो दरबार की सभी घटनाओं को लिखने के लिए अकबर के द्वारा नियुक्त किया था। बिबिक्ची एक अधिकारी था और अकबर ने इसको नियुक्त किया था कि दरबार में क्या क्या घटनाएं घट रहे उन सब का इन्फॉर्मेशन वो रखें, उनको लिखित रूप में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में प्रमुख अधिकारी एवं कार्य, मुगल काल के जो प्रमुख अधिकारी थे उनके कार्य जो हैं उनको देखते हैं। सूबेदार, प्रांतों में शांति स्थापित करना उसकी जिम्मेदारी होती थी, प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होता था। दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रधान, यानी प्रांतों से जो टैक्स वसूल करके लाता था उनका मुखिया होता था और सीधे शाही दीवान के प्रति जिम्मेदार होता था। उसकी जिम्मेदारी जो होती थी शाही दीवान के प्रति होती थी। बख्शी जो था ये प्रांतीय सैन्य विभाग का प्रधान होता था। फौजदार जो था ये जिले का प्रधान यानी फौजी अधिकारी होता था। जिले के मुखिया को फौजदार कहा जाता था। अमील या अमल गुजार, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी, जिले में जो टैक्स वसूल करने का मालिक होता था उनको राजस्व अधिकारी कहते थे, उसको आमिल कहता था या अमल गुजार कहता था। कोतवाल जो होता था ये नगर प्रधान, नगर का जो प्रधान होता था वो कोतवाल कहलाता था। और सिकदार, परगने का प्रमुख अधिकारी, परगना का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको सिकदार कहलाता था। आमिल, ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना, गांव-गांव जाकर के कृषक से बात करता था और टैक्स का निर्धारण उनकी ज़मीन पर करता था, लगान निर्धारित करता था और ये अधिकारी इसका नाम था आमिल। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगनों के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। याद रखेंगे, चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। सरकार और परगना के बीच में ये इकाई थी चकला। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। टैक्स के आधार पर मुगल काल की जो भूमि होती थी, जमीन होती थी, उनको 3 भागों में बांटा गया था और ये भूमि थी खालसा भूमि, जागीर भूमि और सयूरगल या मदद मासा। खालसा भूमि चलिए पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होता। खालसा भूमि होता था जो डायरेक्ट शासक के नियंत्रण में होता था। जागीर भूमि वह होती थी जो तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि। कोई सैनिक जो अपनी सेवा देता था शासन प्रशासन में, कोई अधिकारी था जो शासन प्रशासन में अपनी सेवा देता था, तो उनको जो वेतन दिए जाते थे वेतन के बदले उसे जागीर भूमि दे दिया जाता था। तीसरा है सयूरगल या मदद मासा, अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। अनुदान में जिस भूमि पर टैक्स नहीं लगाया जाता था सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा, तो वह भूमि क्या किया जाता था, अनुदान में गिफ्ट में दे देता था, उसे मिल्क भी कहा जाता था, उसे मदद मासा भी कहा जाता था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। शेरशाह ने भू राजस्व के लिए एक पद्धति अपनाई थी, उसको राई कहते थे और उस पद्धति का उपयोग अकबर के द्वारा भी किया गया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना था, यानी एक क्षेत्र के अधिकारी होती थी उसको करोड़ी नाम दिया गया था। करोड़ी का अर्थ होता था वह अपने क्षेत्र से 1 करोड़ रुपया टैक्स वसूल करके सरकार के खजाने में जमा करें। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाल नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की थी। 1580 ईस्वी में दहसाल नामक एक नया कर टैक्स लगाया था, प्रणाली की शुरुआत किया था अकबर के द्वारा। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। टोडरमल के द्वारा लागू किया गया था। इसी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था और ये जो दहसाल व्यवस्था था या टोडरमल बंदोबस्त कहिए, इनको 4 भागों में जमीन को बांटा गया था, जिसमें पहला था पोलोज, दूसरा था परती, तीसरा था चाचर और चौथा था बंजर। अब पोलोज भूमि क्या कहलाता था, दहसाल व्यवस्था के तहत ही पोलोज वह भूमि होती थी जिसमें नियमित रूप से खेती होती, यानी वर्ष में 2 बार फसल उसमें लगाए जाते थे, वह जमीन कभी खाली नहीं रहती थी। और परती ऐसी भूमि होती थी जो 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी, यानी 1 वर्ष में किया जाता था, 1 वर्ष खाली छोड़ा जाता था। और चाचर वह जमीन होती थी जो 3 या 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। 1 वर्ष खेती हुआ और 2 वर्ष के लिए उसे खाली छोड़ दिया जाता था या 3 वर्ष के लिए उसे खाली छोड़ दिया जाता था, तो उसको चाचर कहा जाता था। अब बंजर वह भूमि होती थी जिस पर लगान नहीं वसूला जाता था, यानी उस पर खेती ही नहीं की जाती थी, खेती करने लायक भूमि नहीं होती थी, उसे बंजर भूमि कहा जाता था। आगे पढ़ते हैं।
1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की थी। 1570 और 71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर, खालसा भूमि कौन होती थी? जो राजा के डायरेक्ट नियंत्रण में होता था, उसी पर टैक्स की एक नवीन प्रणाली की शुरुआत किया था जिसको जब्ती प्रणाली कहते हैं। उस पर भी टैक्स लगाया गया था, यानी राजा के अधीन जो जमीन होता था खालसा भूमि, उस पर भी टैक्स लगाया था। और वो टैक्स, वो जो प्रणाली थी वो टैक्स की वो जब्ती प्रणाली थी, याद रखेंगे। इनमें कर की निर्धारण 2 श्रेणियाँ थी। इस पर जो टैक्स लगाया था वो 2 तरीके थे, एक तो था तखसीस और दूसरा था तहसील। ये 2 प्रकार के श्रेणी थी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नक्श प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया था। औरंगजेब सबसे ज़्यादा टैक्स लगाया था मुगल शासकों में, और उसने जो है नक्श प्रणाली को अपनाता है और उसके तहत टैक्स की जो राशि थी वो 50% कर दिया था, 50% तक टैक्स लगा दिया था, जो कि पीड़ादायक था, कष्टदायक था। मुगल काल में कृषकों 3 वर्गों में विभाजित थे। मुगल काल में जो कृषक थे, वो जो खेती करते थे किसान, उनको 3 भागों में बांटा गया है, और ये है खुद काश्त, पाही काश्त, मुजारियन। तो चलिए खुद काश्त के बारे में देखते हैं। ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। खुद काश्त तो वह किसान था जो जिस गांव में रहते थे उसी गांव में जो आसपास में ज़मीन होते थे उस पर खेती करते, तो उनको खुद काश्त कहा जाता था। अब पाही काश्त वह किसान होते थे जो ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे, यानी जिस गांव में रहते थे उस गांव में कृषि कार्य नहीं करते थे, दूसरे गांव में जाकर के ये कृषि कार्य करते थे। और मुजारियन वह होता था जो खुद काश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। खुद काश्त तो वह होता था जो जिस गांव में रहते थे उसी गांव की ज़मीन पर कृषि कार्य करते थे, और उन्हीं खुद काश्त से कुछ लोग किराए पर भूमि लेकर के उस पर कृषि कार्य करते थे, तो उनको मुजारियन कहा गया है। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। अब मुगल काल में मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन था और सर्वाधिक जो मुद्रा ढाले गए थे वो औरंगजेब के शासनकाल में चलाए गए थे, जो रुपया कहलाता था। आगे हैं, आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने किया था। आना सिक्के चलता था और उनका प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना नूरजहां का नाम अंकित किया। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, तो जहांगीर ने क्या किया, अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाया था और उस पर नूरजहां का नाम भी लिखवाया था। आगे बढ़ते हैं, मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्था। मुगल काल में जो टैक्स वसूल किए जाते थे तो वो कौन कौन करते थे? तो पहला है गल्ला बख्शी। इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। टैक्स के रूप में जो किसान फसल उगाते थे उसका कुछ भाग जो था सरकार के द्वारा ले लिया जाता था। नसक, इसके तहत क्या होता था, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल काटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। यानी नसक जो था, जब फसल खेत में लगा हुआ था तो तभी जो है अनुमान लगा करके टैक्स लगाया जाता था, और जब फसल काट लिए जाते थे तो उस समय टैक्स ले लिया जाता। लेकिन यह व्यवस्था मैक्सिमम जो क्षेत्र था वो बंगाल में ज़्यादा प्रचलन में था। जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो नगद लिए जाते थे। जब्ती ही एक ऐसी टैक्स थी जो नगद लिया जाता था, और जो फसल बोया जाता था उसके आधार पर कितने क्षेत्रों में फसल बोया गया उसी के आधार पर यह तय किया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का जो था संसद सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। स्वर्ण का, सोने का जो सबसे प्रचलित सिक्का था वो इलाही था, याद रखेंगे। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था, यानी रुपया का प्रचलन था जो चांदी का होता था मुगल काल में, जो अर्थव्यवस्था का आधार भी था। आगे बढ़ते हैं, मनसबदारी व्यवस्था। मुगल काल की जो एक बड़ी व्यवस्था थी मनसबदारी व्यवस्था थी। और मनसबदारी व्यवस्था जो था ये चंगेज खां जो मंगोल के शासक थे, मंगोल क्षेत्रों के, उनके द्वारा भी चलाया गया था। तैमूर जो शासक थे उनके द्वारा भी अपनाई गई थी। और इसी मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने ही अपने साम्राज्य में लागू किया, जो मुगल साम्राज्य का बहुत बड़ा आधार था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मुद्रा का प्रचलन होता था उसे दाम कहते थे, और जो तांबे का बना होता था तांबे का दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। 1 रुपया बराबर 40 दाम, यानी 40 दाम बराबर 1 रुपया कहिए या 1 रुपया में 40 दाम कहिए, ये होता था। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। तो मुगल सेना जो थी ये 4 भागों में विभक्त थी। पहला तो था पैदल सेना, दूसरा था घुड़सवार सेना, और तीसरा था तोपखाना, और चौथा था हाथी सेना। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थे। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। हम पहले ही बता चुके हैं, मनसबदारी व्यवस्था जो था ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था।
10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा और 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर ए आजम कहलाते थे। ये 500 और 2500 जो देख रहे हैं ये पद होता था। तो जो 10 से 500 तक प्राप्त करते थे उसको मनसबदार कहते थे, 500 से जो 2500 होते थे उसे उमरा कहते थे, अब 2500 से जो ऊपर होते थे उसे अमीर ए आजम कहलाते थे। ये पद होता था। जात से व्यक्ति के वेतन निर्धारित, उसकी जात क्या है उससे उसका वेतन तय होता था एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। जाति के आधार पर उसकी प्रतिष्ठा यानी उसकी पद कितना बड़ा है इसका ज्ञान होता था। और सवार जो होता था, सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का, और सवार का मतलब है कि उनके पास कितने घोड़े होते थे, उससे सवार पद दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। आगे बढ़ते, अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे, यानी बहुत बड़े पद पर थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी, तो बढ़ गई थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सी अस्पा की व्यवस्था की और सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर के बाद जो शासक आए हैं, बहुत सारे शासक मनसबदारी व्यवस्था में अपने अपने अनुसार चेंजेज किए हैं, परिवर्तन किए हैं। तो उसी में कह रहा है जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा और सी अस्पा व्यवस्था का शुरुआत किया था और यह सर्वप्रथम महाबत खां को दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।